बीजिंग की प्रिंसेस समझ बैठी कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं जिसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। इसलिए वो हर महीने रेगुलर मेरे कार्ड में पैसे ट्रांसफर करती रही और पूरे 4 साल तक मुझे सपोर्ट करती रही, जब तक हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो गए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद शेन किंगयू ने अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसका फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट दिखाने लगा। उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट हो चुके थे। 3 दिन बाद उसका लॉयर मेरे पास आया और मेरे सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स रख दिए। उसमें लिखा था कि शेन किंगयू अपनी रिवरसाइड विला और 18 मिलियन युआन की सेविंग्स मुझे गिफ्ट कर रही है ताकि यूनिवर्सिटी के 4 साल के रिलेशनशिप के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर सके। तब जाकर मुझे सच का पता चला। उसने हमेशा मुझे एक गरीब लड़का समझा था, लेकिन असल में मेरे पास कभी पैसे की कमी थी ही नहीं। रिलेशनशिप के दौरान मैंने कई बार उससे कहा था कि मेरी फैमिली भी काफी वेल्दी है, लेकिन वो हमेशा कॉन्फिडेंस से कहती थी, तुम चाहे कितने भी रिच हो, मुझसे ज्यादा कभी रिच नहीं हो सकते। मैं भी उस बात को लेकर कभी आर्ग्यू नहीं करता था। आखिर मैं उससे प्यार जो करता था, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो फिर उसने अचानक ब्रेकअप क्यों कर लिया? कल तक जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी, आज अचानक इतनी बदल कैसे गई? मैंने खुद को शांत किया और अपनी फैमिली के कनेक्शंस यूज करके इन्वेस्टिगेशन करवाई। बहुत जल्दी मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई। आज ही शेन किंगयू की एंगेजमेंट पेई फैमिली के यंग मास्टर पेई जिंग हिन से होने वाली थी। मैं बिना 1 सेकंड वेस्ट किए सीधा एंगेजमेंट वेन्यू की तरफ निकल गया। जैसे ही मैं हॉल के अंदर गया, मैंने स्टेज पर शेन किंगयू को खड़ा देखा। लग्जरी एंगेजमेंट ड्रेस में वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, एलिगेंट, ग्रेसफुल, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसकी भाएं शुरू से ही सिकुड़ी हुई थीं। मुझे तुरंत एहसास हुआ, कहीं उसे जबरदस्ती तो इस एंगेजमेंट के लिए मजबूर नहीं किया गया। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया। अगले ही पल मैंने देखा, पेई जिंग हिन हाथ बढ़ाकर शेन किंगयू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेन किंगयू इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गई और उसके टच से बच गई। ये देखते ही पेई जिंग हिन का चेहरा बिगड़ गया। शेन किंगयू इतनी जल्दी अपना प्रॉमिस भूल गई? उसकी बात सुनकर शेन किंगयू का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। बस उस एक कदम से ही मुझे समझ आ गया, उसे डेफिनेटली इस आदमी ने थ्रेटन किया है। जैसे ही शेन किंगयू की नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमकी, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब भी हो गई। इसी वक्त स्टेज पर खड़ा पेई जिंग हिन गुस्से से मुझे घूरने लगा। साले, मेरी फियांसे को इतनी अपनापन से बुला रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एकदम भारी हो गया। मैं क्लियरली महसूस कर सकता था कि हॉल में मौजूद हर इंसान मुझे नीचा समझ रहा था, लेकिन मैं कभी किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने वाला इंसान नहीं था। दोस्तों, फाइनली सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट आ गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2026। एक्चुअली, क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? ये काफी सालों से फुटबॉल जायंट्स बार्सिलोना और पीएसजी का ऑफिशियल पार्टनर है, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं रेडी की हैं। 1. पूरे टूर्नामेंट के दौरान आप बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, जिसमें $10,000 कैश, आईफोन 17 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और मैकबुक एयर M5 शामिल हैं। 2. वर्ल्ड कप मैच में $10 तक लगाओ और अगर आप हार भी जाते हैं तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। 3. सभी नए प्लेयर्स को बस प्रोमो कोड 100WYN यूज करके रजिस्टर करना है और उन्हें 70,000 रुपीज बोनस मिलेगा। मेरी और शेन किंगयू की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के क्लब इवेंट में हुई थी। उस वक्त मैं इतना भूखा था कि मजबूरी में रूममेट के स्नैक्स चुराकर खा रहा था। रूममेट मजाक में बोला, एक बार मुझे पापा बोल दे, फिर स्नैक्स खा लेना। ये बस दोस्तों के बीच का मजाक था। मैं भी उस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। तभी शेन किंगयू ने ये सीन देख लिया। उसे लगा कि मुझे बुली किया जा रहा है। वो तुरंत मेरे लिए स्टैंड लेते हुए बोली, किसी को इस तरह मजबूर करके अपना खाना मत खिलाओ। उस दिन के बाद मैं पहली ही नजर में उससे प्यार में पड़ बैठा। मैं रोज उसके पीछे घूमता रहता और कुछ ही वक्त में हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस हो गई। सब लोग कहने लगे कि शेन किंगयू एक हैंडसम पुअर बॉयफ्रेंड को स्पॉन्सर कर रही है। मुझे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने उससे सच बताया। एक्चुअली मेरी फैमिली भी बहुत रिच है, लेकिन शेन किंगयू को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पूरे 4 साल तक साथ रहे। हमारी लव स्टोरी ड्रामेटिक नहीं थी, लेकिन हर दिन प्यार से भरा हुआ था।
इसलिए उसका अचानक ब्रेकअप कर लेना मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं बस उससे उसकी असली वजह पूछना चाहता था। क्या तुम सिर्फ इस आदमी से शादी करने के लिए मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? मेरी बात सुनते ही पेई जिंगहिन ने गुस्से से शेन किंगयू की तरफ देखा। अगले ही पल शेन किंगयू तेज कदमों से मेरी तरफ आई और बिना कुछ सोचे सीधा मेरे गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। मैंने तुमसे यहां से चले जाने को कहा था, क्या तुम इंसान की बात समझते नहीं हो? मैंने उस थप्पड़ से बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हाई हील्स पहनी हुई थी। मुझे डर था कि अगर उसने ज्यादा फोर्स लगाया तो कहीं गिर ना जाए। मैं खुद पर ही हंस पड़ा। शेन किंगयू किसी और से शादी करने वाली थी और मैं अब भी उसकी फिक्र कर रहा था। क्या मैं वाकई इतना बेवकूफ था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम बिना कुछ कहे ऐसे कैसे चली गईं? एक एक्सप्लेनेशन तक देना जरूरी नहीं समझा? ये मेरे साथ फेयर नहीं है। शेन किंगयू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, घर और गाड़ी सब तुम्हें दे चुकी हूं, अब और किस फेयरनेस की बात कर रहे हो? लू जिंगचेन, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम हैंडसम थे और इतने गरीब थे कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान था। हमारे जैसे फैमिली में लव और मैरिज अलग अलग चीजें होती हैं। फिर भी इन 4 सालों के लिए थैंक यू, लेकिन मेरा हस्बैंड सिर्फ पेई जिंगहैंग ही बन सकता है। अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया, अब यहां से चले जाओ। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। तो मेरे लिए जो 4 साल प्यार से भरे हुए थे, वो सिर्फ मेरी ही एक तरफा फीलिंग्स थी। मैं सोच रहा था शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने खुद कह दिया कि उसे फैमिली अलायंस के लिए ही शादी करनी है। मैंने धीरे से सर हिलाया। ठीक है, खुश रहना। तभी पेई जिंगहैंग मुस्कुराकर बोला, अब जब आ ही गए हो तो एंगेजमेंट अटेंड करके ही जाना, वरना इसका मतलब होगा तुमने पेई फैमिली की इंसल्ट की, और सिर्फ पेई फैमिली ही नहीं, पूरी हाई चैंग की इंसल्ट की। उसकी बात सुनकर मैं बस हंस पड़ा। ये पेई जिंगहैंग खुद को आखिर समझता क्या है? ऐसे घमंडी लोग मैं पहले भी बहुत देख चुका था, और उन सबको मैं उनकी औकात भी दिखा चुका था। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस टोन में बात करने की। लेकिन पेई जिंगहैंग मेरी आंखों की नफरत समझ ही नहीं पाया। उल्टा वो और ज्यादा एरोगेंट हो गया। उसने जोर से ताली बजाई। अगला ही पल दोनों तरफ से काले सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए। पेई जिंगहैंग ठंडी आवाज में बोला, लू सिंगचन, खुद से बैठ जाएगा या मेरे आदमी तुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाएंगे? शन किन्यू घबरा के चिल्लाई, लू सिंगचन, प्लीज यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। लेकिन पेई जिंगहैंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। शन किन्यू, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन कब दी? फिर उसने मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? देख नहीं रहा मैं उस लूजर को बचाने की कोशिश कर रही हूं। ये सुनते ही मैंने गहरी नजरों से शन किन्यू की तरफ देखा। आज हमारी एंगेजमेंट है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरा अपने एक्स से कोई कनेक्शन ना रहे, ताकि लोग बातें ना बनाएं और तुम्हारी बेइज्जती ना हो। जिंगहैंग, जो कुछ भी कर रही हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर ही कर रही हूं। अगले ही पल पेई जिंगहैंग ने उंगली मेरी तरफ कर दी। इसे स्टेज के नीचे बिठाओ, ये मेरी एंगेजमेंट अपनी आंखों से देखेगा। उसके इतना कहते ही काले सूट पहने 4 बॉडीगार्ड्स तुरंत मेरे आसपास आ गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती हॉल के एक कोने में ले जाकर बिठा दिया। अगर इन लोगों को गेम खेलना ही है तो फिर मुझे भी रहम करने की जरूरत नहीं। तभी कुछ एरोगेंट यंग मास्टर्स मेरी तरफ चलकर आए। उन्हें देखकर ही समझ आ गया ये सब पेई जिंगहैंग के दोस्त ही होंगे। एक ने हंसकर कहा, ओए लूजर, चैन से जीना पसंद नहीं है क्या? खुद ही यहां आ गया अपनी बेइज्जती करवाने। सच बताऊं, आज अगर तू यहां नहीं भी आता तब भी ब्रदर जिंगहैंग तुझे नहीं छोड़ता। आखिर कैसे किसी और आदमी को जिंदा छोड़ दे जो उसकी फियांसे के साथ 4 साल तक सोता रहा हो? ये कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे। मैं बस सर झुकाकर अपना फोन चलाता रहा। मुझे इन नचने वाले जॉकर से एक लफ्ज भी बात करने का मन नहीं था। जल्दी ही एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो गई। अब गेस्ट्स के लिए बैंक्वेट शुरू हुआ। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और बिजनेस कनेक्शंस बना रहे थे। मैं भी इसी बीच क्वाइटली पेई फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करने लगा। सच कहूं तो पेई फैमिली हाई चैंग की सबसे रिच फैमिली जरूर थी, लेकिन उनके पास कोई असली बैकग्राउंड या फाउंडेशन नहीं थी। सीधी बात, वो बस नए नए अमीर बने हुए लोग थे। उनकी फैमिली इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए ऊपर आई थी क्योंकि कैपिटल सिटी में उनके कुछ पावरफुल कनेक्शंस थे। उन्हीं कनेक्शंस की वजह से उन्हें हाई चैंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और वही उनकी किस्मत बदल गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पेई फैमिली कभी भी हाई चैंग के असली एरिस्टोक्रेटिक सर्कल का हिस्सा नहीं बन पाई थी। इसी वजह से उन्हें शन फैमिली जैसे सेकेंड टियर फैमिली के साथ अलायंस करना पड़ा। ये शादी सिर्फ दोनों फैमिलीज के फायदे के लिए थी। पेई फैमिली को अपर क्लास सोसाइटी में एंट्री चाहिए थी और शन फैमिली को पेई फैमिली का पैसा। इसी बीच एक लड़की आकर मेरे पास बैठ गई। उसका चेहरा काफी हद तक शन किन्यू से मिलता जुलता था। उसने धीरे से कहा,
मैं शन किन्यू की छोटी बहन हूं। अभी कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ चलो। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी दीदी ने तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा है? उसने गुस्से में कहा, कम बोलो और मेरे साथ चलो। अगर अभी नहीं निकले तो आज तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन उसके बोलते ही काले सूट वाले लोग फिर से हमें घेर चुके थे। अब निकलना नामुमकिन था। शन किन्यू की बहन ने धीरे से कहा, लू सिंगचन, तुम्हें आज यहां नहीं आना चाहिए था। अगर तुम अचानक यहां नहीं आते तो मेरी दीदी को उस छोटे मोटे पेई जिंग हैंग से शादी भी नहीं करनी पड़ती। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गया। मैं कुछ पूछ ही रहा था कि अचानक बैंक्वेट हॉल में हंगामा मच गया। मैं आवाज की तरफ मुड़ा और देखा 7-8 यंग मैन और विमेन अंदर आ रहे थे। सबकी एज ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज और ऑरा से ही पता चल रहा था कि ये आम लोग नहीं है। सबसे आगे चल रही लड़की की एज मुश्किल से 20 के आसपास होगी, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि पूरा हॉल चुप हो गया। पेई जिंग हैंग तुरंत भागकर उसके पास गया। चेहरे पर चमकती हुई स्माइल के साथ बोला, मिस शाओ, आखिर आप आ ही गईं। अगर आप नहीं आती तो मेरी एंगेजमेंट अधूरी रह जाती। लेकिन शाओ मुचिन ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधा शेन किंग यू की तरफ देखा। तुम ही शेन किंग यू हो? शेन किंग यू एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने हल्का सा सर हिला दिया। शाओ मुचिन का एक्सप्रेशन तुरंत नरम हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, उसने तुम्हें काफी अच्छे से छुपा कर रखा था, वरना हम दोनों की मुलाकात बहुत पहले ही हो जाती। पेई जिंग हैंग को लगा वो उसकी तारीफ कर रही है, इसलिए बिना सोचे वो सबको इंट्रोड्यूस करने लगा। ये है कैपिटल सिटी की शाओ फैमिली की मिस शाओ मुचिन, रियल क्राउन प्रिंसेस। और हमारी पे फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट भी शाओ फैमिली ही है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। फिर उसने मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाया, ओए लूजर, क्राउन प्रिंसेस आ गई है, अब भी कुर्सी से उठने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत हॉल के सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। सबको लग रहा था कि मैंने शाओ मुचिन की इंसल्ट कर दी है और अब मेरी खैर नहीं। लेकिन मैं आराम से वहीं बैठा रहा। फिर मैंने मुस्कुराकर शाओ मुचिन से पूछा, क्या मुझे सच में खड़े होना चाहिए? ये सुनते ही शाओ मुचिन एक पल के लिए जम सी गई, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा क्लियरली देखा, उसका रंग एकदम उड़ गया। पेई जिंग हैंग को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो चापलूसी करते हुए बोला, मिस शाओ, ये लूजर मेरी फियोंसे का एक्स बॉयफ्रेंड है। सीधी बात, एक होपलेस सिंप है। मैं इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यहां रोक कर बैठा हूं। मेरे पास एक डॉग फार्म भी है। मैं सोच रहा हूं इसे वहां फेंकवा दूं, शिकार वाले डॉग्स इसे जिंदा खा जाएंगे। ये सुनकर शेन किंग यू और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गुस्से से बोली, पेई जिंग हैंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुम लू शिंगचैन को छोड़ दोगे। पेई जिंग हैंग ठंडी हंसी हंसा, तो कौन बोला था इससे खुद चलकर यहां आने को? अब मैं इसे क्यों छोड़ूं? ये सुनकर शेन किंग यू ने उससे और कुछ नहीं कहा। वो सीधा मेरी तरफ चलकर आई। उसने मजबूरी भरी स्माइल के साथ सर हिला दिया। लू शिंगचैन, तुम कब मुझे टेंशन देना बंद करोगे? मैं धीरे से बोला, किंग यू, अब भी मुझे प्रोटेक्ट मत करो। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, और तुम कब मानोगी कि तुम्हारा आदमी इतना भी कमजोर नहीं है? ये कहकर मैं मुस्कुरा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार शेन किंग यू ने मुझे धक्का नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, लू शिंगचैन, मैं अब तुम्हें बचा नहीं सकती। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, मुझे हॉस्टेज बना लो, तभी तुम्हारे पास यहां से निकलने का चांस होगा। और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें लेकर जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। दोबारा कभी वापस मत आना। बस तुम सेफ रहना। मैं बस बेहबस होकर मुस्कुरा दिया। किंग यू, अब भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। शायद मैं ही अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने में बहुत सक्सेसफुल था। इसी वक्त पेई जिंग हैंग के बॉडीगार्ड्स हमारी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन लगभग उसी वक्त बैंक्वेट हॉल के वेटर्स भी अचानक उनके सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। कुछ ही देर में पेई जिंग हैंग के सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर गिर चुके थे। ये अचानक बदला हुआ सीन देखकर पूरा बैंक्वेट हॉल शॉक में जम गया। मैं सोफे पर आराम से बैठ गया, पैर क्रॉस करके। मेरे पूरे बॉडी से एक ऐसी डोमिनेटिंग ऑरा निकल रही थी कि कोई भी सीधा आंखों में देखने की हिम्मत न कर पाता। पेई जिंग हैंग कुछ देर तक शॉक में खड़ा रहा, फिर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाया, साले, तुझे मरने का शौक है क्या? ये मेरी टेरिटरी है। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया, वो जोर से हंस पड़ा। समझ गया, तूने शेन किंग यू के दिए हुए पैसे से इन लोगों को हायर किया है ना, सिर्फ मेरी एंगेजमेंट खराब करने के लिए। उसे क्या पता था, मैं बैंक्वेट हॉल में एंटर होने के 1 घंटे पहले ही अपने लोगों से यहाँ के सारे वेटर्स सीक्रेटली रिप्लेस करवा चुका था। पेई जिंग हैंग तुरंत शाओ मुचिन की तरफ मुड़कर बोला, मिस शाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने बॉडीगार्ड्स दे दीजिए, मुझे उस गिगोलो को सबक सिखाना है।
लेकिन शाओ मुचिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उल्टा वो सीधा मेरी तरफ चलकर आई और सबके सामने रिस्पेक्टफुली झुककर बोली, यंग मास्टर लू। मैंने सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। ना मैंने कुछ कहा, ना कोई रिएक्शन दिया। लेकिन ये छोटा सा सीन देखते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। सब लोगों की आंखें फट गईं। पेई जिंगहेंग भी घबरा गया। वो तुरंत शाओ मुचिन के पास भागकर बोला, मिस शाओ, आप ये क्या कर रही हैं? अगले ही सेकंड थपाड़, शाओ मुचिन ने सीधा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। पेई जिंगहेंग, तेरी इतनी हिम्मत! तू यंग मास्टर लू की वुमेन को छीनने की कोशिश कर रहा है। मैं आज यहां सिर्फ तुझे डील करने आई हूं। पेई जिंगहेंग का दिमाग ही घूम गया। यंग मास्टर लू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो बस एक गरीब गिगोलो है। शाओ मुचिन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। गिगोलो? बकवास बंद कर। कैपिटल सिटी की लू फैमिली का नाम भी नहीं सुना? ये सुनते ही पेई जिंगहेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। हॉल में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। लू फैमिली? कौन सी लू फैमिली? बहुत पावरफुल है क्या? किसी ने धीरे से जवाब दिया, तुम लोगों को कैपिटल सिटी की लू फैमिली भी नहीं पता? वो दुनिया की सबसे पावरफुल हिडन कैपिटलिस्ट फैमिलीज में से एक है। ग्लोबल कोर टेक्नोलॉजीज का आधा कंट्रोल उनके पास है। इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन से लेकर इंटरनेशनल बिजनेस रूल्स तक कई इंडस्ट्रीज के रूल्स भी उनकी मर्जी देखकर बनते हैं। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, पावर भी है। ये सब सुनकर हॉल में हर कोई शॉक में था। किसी ने धीरे से कहा, शेन किंग यू पागल है क्या? इतना पावरफुल बॉयफ्रेंड होते हुए भी पेई जिंगहेंग से डर गई? सबकी बातें सुनते ही शेन किंग यू का एक्सप्रेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वो बस मुझे देखते ही रह गई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं भी हेल्पलेस होकर मुस्कुरा दिया। किंग यू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, मेरी फैमिली भी बहुत रिच है, लेकिन तुमने कभी बिलीव ही नहीं किया। मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी शादी के बाद सब पता चल ही जाता। लेकिन तुम इतनी स्टूपिड निकलोगी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए इस सुअर के सामने खुद को सैक्रिफाइस कर दोगी। ये सुनते ही शेन किंग यू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हंसते हंसते रो पड़ी। मैं उसके पास गया और धीरे से बोला, जरा सोचो तो सही, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, फिर भी पूरे कॉलेज के 4 साल किसी लड़के ने तुम्हें प्रपोज तक क्यों नहीं किया? शेन किंग यू ने हैरानी से पूछा, क्या ये सब तुमने करवाया था? लेकिन शाओ मुचन ने तो अभी कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था। मैं मुस्कुला दिया। सब लोग तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे, लेकिन मेरी परमिशन के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी तुम्हारे पास आने की। और जो भी तुम्हें परस्यू करना चाहता था, मेरे लोग पहले ही उसे पोलाइटली समझा देते थे। शेन किंग यू फिर हैरान होकर बोली, तो जिस विला में हम रहते थे वो भी तुम्हारा था? मैंने सिर हिलाकर बोला, हाँ, और वहां के सारे सर्वेंट्स एक्चुअली मेरे बॉडीगार्ड्स थे, जो सर्वेंट्स बनकर रह रहे थे। यहां तक कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी बचपन से मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी ही दोस्त थी। मैं हल्की सी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता था तुम बिलीव नहीं करोगी, और मुझे ये भी डर था कि तुम प्रेशर फील करोगी। अगर पहले ही सब बता देता तो आज तुम्हें पेई जिंगहेंग से थ्रेटन नहीं होना पड़ता। वैसे भी मैंने शेन फैमिली को कभी सीरियसली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, इसलिए पेई जिंगहेंग जैसे लोगों को मौका मिल गया। तुम लोग सिर्फ शेन फैमिली को दोबारा ऊपर लाना चाहते थे ना? हमारी लू फैमिली के लिए ये सिर्फ एक सेंटेंस बोलने जितनी छोटी बात है। ये कहकर मैं सीधा पेई जिंगहेंग की तरफ मुड़ गया। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसमें इतना प्रेशर था कि उसकी सांसें रुक गईं। यंग मास्टर पे, आप काफी एरोगेंट हैं। पेई जिंगहेंग तुरंत घुटनों के बल गिर गया, रोते हुए बार बार सिर जमीन पर मारने लगा। यंग मास्टर लू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी असली आइडेंटिटी का बिल्कुल पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो 10 क्या 100 हिम्मत भी होती तो मैं कभी आपसे पंगा नहीं लेता। मैं उसे इग्नोर करके शेन किंग यू की तरफ देखा। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? शेन किंग यू ने धीरे से सिर हिला दिया। उस रात जब मैंने तुम्हें सुलाया था, उसके बाद सुबह जल्दी मुझे यहां एंगेजमेंट के लिए आना पड़ा, लेकिन पेई जिंगहेंग मेरी उंगली तक नहीं छू सका। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है। मैंने बस अपने बॉडीगार्ड्स को एक इशारा किया। अगले ही सेकंड वो पेई जिंगहेंग को पकड़कर बाहर घसीट ले गए। उसकी चीखने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। यंग मास्टर लू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पार्टी खत्म होने के बाद मैं शेन किंग यू के साथ शेन फैमिली के घर पहुंच गया। उसके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात बैंक्वेट में ही हो चुकी थी। उस वक्त वो मुझे सिर्फ एक गरीब लड़का समझकर देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और तुच्छता थी। लेकिन
जैसे ही उन्हें मेरी असली आइडेंटिटी का पता चला, मैं क्लियरली देख सकता था कि वो कितने एक्साइटेड थे। बस मुश्किल से अपनी एक्साइटमेंट छुपा रहे थे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन फैमिली का लेवल इतना नीचे था कि मुझे ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं सोफे पर बैठ गया और कामली बोला, मुझे पता है शेन फैमिली दोबारा राइज करना चाहती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे 15 दिन दीजिए, मैं लू फैमिली के सारे रिसोर्सेज शेन फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा और हाईचेंग में शेन फैमिली को फिर से टॉप पोजीशन पर खड़ा कर दूंगा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही शेन बोरवान ने अचानक मेरी बात बीच में काट दी। शायद शेन फैमिली का असली मकसद सिर्फ दोबारा राइज करना नहीं था, उनका टारगेट सीधा कैपिटल सिटी में एंट्री लेना था। अंकल शेन ने कहा, हमारी शेन फैमिली का असली गोल कैपिटल सिटी में जाकर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उनकी बात बीच में ही रोक दी। अंकल, मैं समझ सकता हूं कि आप शेन फैमिली को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक ही बार में बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो गिरने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। कैपिटल सिटी का पानी बहुत गहरा है। शेन फैमिली की करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर आप लोग वहां घुसने की कोशिश करोगे तो सिर्फ बड़े लोगों का शिकार बनोगे। ये सुनते ही लिन फैन जी का चेहरा उतर गया। अगर चिंगयू की शादी पेइजिंग हैंग से हो जाती तो शाओ फैमिली के कनेक्शन की वजह से हम सीधा कैपिटल सिटी पहुंच जाते। क्या बात है? क्या तुम्हारी लू फैमिली शाओ फैमिली से भी कमजोर है, या तुम लोगों के पास हमें कैपिटल सिटी ले जाने की कैपेबिलिटी ही नहीं है? शेन किंगयू तुरंत बीच में बोली, मॉम, डैड, प्लीज स्पिरिट की बात मान लीजिए, इस बात को और मत बढ़ाइए। लेकिन शेन बोईवॉन गुस्से से गरज उठे, किंगयू, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम पहले ही अपने होने वाले हस्बैंड की साइड लेने लगी। फिर उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर लू, मैं आज यहीं क्लियर कर देता हूं, अगर तुम शेन फैमिली को तुरंत कैपिटल सिटी में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तो तुम्हारी और किंगयू की शादी की बात भी यहीं खत्म। उनकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। अब मुझे समझ आया कि शेन फैमिली इस हालत तक कैसे पहुंची। ये दोनों सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते रहते थे, रियलिटी देखना ही नहीं चाहते थे। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी किंगयू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर बोली, डैड, करंट शेन फैमिली कैपिटल सिटी के टॉप सर्कल में फिट ही नहीं बैठ सकती। चाहे स्पिरिट के कनेक्शन से हम अंदर चले भी गए, लोग हमें सिर्फ नीचा दिखाएंगे और हमें लू फैमिली की वीकनेस बना देंगे। अभी हमें बस एक काम करना चाहिए, हाईचेंग में पीसफुली अपना बिजनेस ग्रो करना। मैक्सिमम 10 साल में हम अपनी स्ट्रेंथ के दम पर खुद कैपिटल सिटी पहुंच जाएंगे। शेन बोईवॉन का गुस्सा और भड़क गया, किंगयू, अब तुम मुझे सिखाओगी, मैं तुम्हारा बाप हूं। किंगयू भी पहली बार फट पड़ी, डैड, अगर उस वक्त आप जिद ना करते तो शेन फैमिली कभी धोखा नहीं खाती, ना हम बर्बाद होते, ना ही ग्रैंडपा इतने गुस्से में गुजर जाते। आप अब तक अपनी गलती से कुछ नहीं सीखे। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा बाहर चल पड़ी। स्पिरिट, चलो यहां से, इन लोगों से बात करना बेकार है। ये थी मेरी असली शेन किंगयू, डिसाइसिव, काम और हमेशा सही डिसीजन लेने वाली। होटल जाते वक्त मैंने उससे पुराने इंसिडेंट के बारे में पूछा। उसने धीरे धीरे सब बताया। कई साल पहले एक आदमी जो सिर्फ अपर क्लास के बाहर बाहर घूमता था, उसने डैड को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए फंसाया। उसने प्रॉमिस किया था कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते ही शेन फैमिली सीधा अपर क्लास सर्कल में एंट्री ले लेगी। उस वक्त पूरी फैमिली ने मना किया था, लेकिन डैड ने किसी की नहीं सुनी। रिजल्ट, शेन फैमिली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। उस इंसिडेंट के बाद डैड के दिमाग में सिर्फ एक ही ऑब्सेशन रह गया, मुझे किसी भी कीमत पर अपर क्लास सोसाइटी में घुसना ही है, जैसे वही उनकी पुरानी बेइज्जती का बदला हो। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं जानता था लोकल बिजनेस फैमिलीज के लिए अपर क्लास सर्कल में एंट्री लेना एक सपने जैसा होता है, लेकिन जो लोग सच में वहां सरवाइव कर पाते हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हर एलीट सर्कल आउटसाइडर्स को रिजेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा कैपिटल सिटी का अपर क्लास। वहां के लोग अपने रिसोर्सेज किसी आउटसाइडर के साथ शेयर करना ही नहीं चाहते। इसीलिए हर साल कोई ना कोई अपर क्लास फैमिली लोकल रिच फैमिलीज को कैपिटल सिटी का सपना दिखाकर उसे एक्सप्लॉइट करती है, जैसे शाओ मुचेन सब पेई फैमिली को यूज कर रहा था। आज पेई फैमिली हाईचिंग की रिचेस्ट फैमिली लगती थी, लेकिन असल में उनका आधा प्रॉफिट हर साल शाओ फैमिली को चला जाता था। मैं ये सब देख चुका था, और सच कहूं मैं खुद भी पहले ऐसे ग्रीडी फैमिलीज को ट्रैप कर चुका था, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो दूसरों का हक खाकर ऊपर चढ़ना चाहते थे। होटल पहुंचने के बाद किंगयू मेरे कंधे पर सर रखकर धीरे से बोली, स्पिरिट, तुम इतने अचानक बदल गए हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। पहले तुम बस एक बदमाश लड़के जैसे थे जो हर वक्त मेरे पीछे घूमता रहता था, लेकिन आज तुम इतने मैच्योर और नॉलेजेबल लग रहे हो। आखिर असली तुम कौन हो? मैं मुस्करा दिया। दोनों ही असली मैं हूं, बस सिर्फ तुम्हारे सामने ही मैं बिना किसी मास्क के रह पाता हूं।
और जो मैच्योरिटी तुम देख रही हो वो सिर्फ बचपन से देखी हुई दुनिया का एक्सपीरियंस है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो शादी के बाद मेरे घर चलना, सब कुछ खुद समझ आ जाएगा। किंग यू ने तुरंत सर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं देखना। पहले मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि शेन फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं था। अब तुम हो तो मुझे इतना स्ट्रगल करने की जरूरत ही क्या है। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिल्कुल सही कहा उसने। जब मैं उसके साथ हूं तो उसे अकेले सब कुछ हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं। रात होते ही हम सिटी के बाहर एक अंडरग्राउंड डॉग फाइटिंग अरीना पहुंच गए। ये जगह पेई जिंगहेंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। उसे यहां डॉग फाइट्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन आज हम यहां सिर्फ एक ही वजह से आए थे, क्योंकि पेई जिंगहेंग, शेन बोईवॉन और लिन फेंगजी तीनों पागल हो चुके थे। उन्होंने प्लान बनाया था मेरी जान के बदले लू फैमिली से पैसा वसूल करेंगे और उसके बाद सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए फॉरेन भाग जाएंगे। लेकिन जब पेई जिंगहेंग ने मुझे किडनैप करने के लिए लोग भेजे, उससे पहले ही शाओ मुचेन के लोगों ने उन सबको पकड़ लिया। यहां तक कि पेई जिंगहेंग खुद भी जिंदा पकड़कर इसी अरीना में लाया गया था। मैं ऑडियंस स्टैंड पर आराम से बैठा था और मेरी आंखों के सामने खून से लथपथ पेई जिंगहेंग को खींचकर फाइटिंग रिंग के बीच में फेंका गया। उसके सामने एक खून का प्यासा फाइटिंग डॉग जंजीर से बंधा हुआ खड़ा था। उस ब्लड थर्स्टी फाइटिंग डॉग को पेई जिंगहेंग ने बहुत बड़ी प्राइस देकर खरीदा था। उसने पहले ही कई लोगों को जिंदा फाड़ कर मार दिया था और मेरे सामने शेन बोरीवान और लिन फिंगजी डर के मारे कांप रहे थे। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने बेवकूफ निकलेंगे कि मुझे किडनैप करने की प्लानिंग तक कर डालेंगे। शेन किंगयू का तो बुरा हाल था। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने गुस्से में अपने पेरेंट्स से पूछा, डैड, मॉम, आखिर आप दोनों सोच क्या रहे थे? मान लो आप स्पिरिट को किडनैप कर भी लेते और उसकी वजह से शेन फैमिली कैपिटल सिटी के टॉप सर्कल में पहुंच भी जाती, तो उसके बाद लू फैमिली आप लोगों को छोड़ देती क्या? लेकिन शेन बोरीवान ने बिना डरे जवाब दिया, डरने की क्या बात है, तब तक सब कुछ हो चुका होगा। शेन फैमिली अपर क्लास बन चुकी होगी और किंग यू भी लू फैमिली की बहू होगी। क्या लू फैमिली वाकई हमें खत्म कर देगी? मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखते हुए बोला, लगता है आप लोग अभी तक असली अपर क्लास के रूल समझे ही नहीं। अगर किसी ने मेरी जान को थ्रेट दिया तो मेरे पेरेंट्स मेरी मर्जी का वेट भी नहीं करेंगे। वो सीधा शेन फैमिली को दुनिया से मिटा देंगे और उसमें किंग यू भी शामिल होगी। ये बात सुनते ही सबका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं आगे बोला, सुनने में एक क्रूएल लग सकता है, लेकिन इलीट फैमिलीज इसी तरह सरवाइव करती हैं। लू फैमिली कभी भी अपने फ्यूचर के लिए कोई रिस्क जिंदा नहीं छोड़ती। तभी दूर से स्पेशल फोर्सेस की गाड़ियां आ गईं। अगले ही पल शेन बोरीवान की चीखें अचानक बंद हो गईं। मैं नहीं चाहता था कि किंग यू ये सब देखे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। शेन बोरीवान और लिन फिंगजी भी पीछे आने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैं ठंडी आवाज में बोला, तुम दोनों यहीं रुकोगे और आंखें खोलकर सब देखोगे। उसके बाद इस पूरे इंसिडेंट पर 10,000 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखकर मुझे देना। अगर रिपोर्ट मुझे सेटिस्फाई नहीं हुई तो दोबारा यहीं बैठकर देखना। वैसे भी पे फैमिली के अभी बहुत से लोग बाकी हैं। उन्हें भी समझना चाहिए कि लू फैमिली से टकराना कितना महंगा पड़ता है। मुझे लगा था इस इंसिडेंट के बाद शेन बोरीवान और लिन फिंगजी सुधर जाएंगे और पे फैमिली की बची कुछ पावर भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने उनकी ग्रीड और स्टुपिडिटी को बहुत कम समझा था। 3 दिन बाद शियाओ मुचेन एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मेरे पास आया। उस रिपोर्ट ने मुझे भी थोड़ा सरप्राइज कर दिया। पेई जिंगहेंग का एक दूर का मामा था जो साउथ चाइना के अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट से अमीर बना था। उसके पास बहुत सारे डेंजरस क्रिमिनल्स थे और अंडरवर्ल्ड में उसकी अच्छी खासी पावर थी। मरने से पहले पेई जिंगहेंग ने उससे हेल्प के लिए मैसेज भेज दिया था। उसने लिखा था कि उसे बुरी तरह से बुली किया जा रहा है। अब वो मामा अपने आदमियों के साथ हैचिंग आ रहा था, सिर्फ पेई जिंगहेंग का बदला लेने के लिए। लेकिन रिपोर्ट का सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी था। शेन बोरीवान चुपके से पेई जिंगहेंग के उसी मामा से कांटेक्ट में था। उसने मेरा डेली शेड्यूल, मेरी मूवमेंट, सब कुछ उसके हवाले कर दिया था और प्रॉमिस भी किया था, बस लू तियानशेन को कंट्रोल कर लो, रिवॉर्ड के तौर पर शेन फैमिली अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देगी। इतना ही नहीं, शेन बोरीवान ने खुद ऑफर दिया था कि हैचिंग में वो उनका कवर भी बनेगा। रिपोर्ट पढ़कर मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है इन लोगों को सीधी बात समझ ही नहीं आती। अब इन्हें असली सबक सिखाना पड़ेगा। किंग यू को जब ये सब पता चला, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, स्पिरिट, आई एम सॉरी, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा हद पार कर चुके हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उनकी है, और जब वो खेलना ही चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ लास्ट तक खेलूंगा। मैंने शियाओ मुचेन को रोक दिया, तुम्हें पर्सनली कुछ करने की जरूरत नहीं,
बस लोकल अथॉरिटीज को एविडेंस दे दो। पेजिंग हैंग के मामा ने सालों से जो इलीगल बिजनेसेस चलाए थे, उनमें से एक भी केस उसकी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए काफी था। ऐसे छोटे लोगों से डील करने के लिए मुझे खुद हाथ गंदा करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही वो हैचिंग की बॉर्डर में घुसा, पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसके सारे आर्म्ड मैन एक भी गोली चलाए बिना पकड़ लिए गए। सबको जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहना दी गई। उसके सारे अंडरग्राउंड बिजनेसेस भी एक साथ सीज कर लिए गए और उसकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर ली। उधर शेन बोरीवान बोर्ड मीटिंग में था। जैसे ही उसे ये खबर मिली, वो सीधा फ्लोर पर गिर गया। काफी देर तक खड़ा भी नहीं हो पाया। बोर्ड मीटिंग वहीं कैंसिल करनी पड़ी। लिन फिंगजी तो ये सुनते ही बेहोश हो गई। होश आते ही वो सीधा मेरे होटल भागी। होटल के बाहर घुटनों के बल गिरकर रोने लगी और बार बार मेरा नाम लेकर माफी मांगती रही। होटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। सब लोग तमाशा देखने लगे। मैं होटल की टॉप फ्लोर से ग्लास विंडो के पास खड़ा था। नीचे उसकी हालत देख रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं था। मैंने बॉडीगार्ड को नीचे भेजा। उसने जाकर सिर्फ इतना कहा, यंग मास्टर लू का मैसेज है। आप जैसे लोग जो गलती करके भी कभी नहीं सुधरते, उन्हें यंग मास्टर से मिलने का कोई हक नहीं। और याद रखिएगा, ये तो बस शुरुआत है। अगर दोबारा यंग मास्टर या मिस शेन को परेशान किया तो आप इस दुनिया से गायब कर दिए जाओगे। ये सुनते ही लिन फेंगजी डर के मारे उठ खड़ी हुई और बिना पीछे देखे भाग गई। थोड़ी ही देर में होटल के बाहर जमा सारी भीड़ भी चली गई, लेकिन शेन फैमिली की बदनामी पूरे हाईचेंग के अपर क्लास में फैल चुकी थी। एक के बाद एक कंपनीज ने शेन फैमिली के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी। उनके शेयर्स गिरते ही चले गए और कंपनी बैंकरप्सी के किनारे पहुंच गई। मुझे लगा था अब शायद शेन बुयुआन और लिन फेंगजी सुधर जाएंगे, लेकिन मैं फिर गलत साबित हुआ। उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और इस बार उन्होंने मेरी और किंगयू की शादी तक को अपनी चाल का हिस्सा बना दिया। मैंने और किंगयू ने काफी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ग्रेजुएशन के बाद हम एंगेजमेंट करेंगे और साल के एंड में शादी। मैंने अपने लोगों को एंगेजमेंट की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन शेन बुयुआन और लिन फेंगजी ने चुपके से फिर से चाल चल दी। उन्होंने हर जगह अफवाह फैला दी कि मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत गंदी है और मैं सिर्फ अपनी फैमिली की पावर का यूज करके कमजोर लोगों को दबाता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किंगयू से सच्चा प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ शेन फैमिली के हाईचेंग वाले रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहता हूं। ये अफवाह धीरे धीरे पूरे हाईचेंग के अपर क्लास में फैल गई। हालांकि ज्यादातर लोग जानते थे कि ये सब लिन फेंगजी जानबूझकर मेरी इमेज खराब करने के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी इसका मेरी रेपुटेशन पर कुछ बुरा असर जरूर पड़ा। सबसे घटिया काम तो उन्होंने उसके बाद किया। शेन बुयुआन ने चुपके से उस होटल से कांटेक्ट किया जहां मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली थी। उसने होटल वालों से झूठ बोला कि मेरी साइड से बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। इतना ही नहीं, उसने होटल की सर्विस के बारे में भी झूठी कंप्लेंट्स की, जिसकी वजह से होटल ने खुद ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जब मुझे इस बात का पता चला, तब एंगेजमेंट में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मैं इतना गुस्से में था कि हंसी आ गई। मैंने तुरंत हाईचेंग के एक और टॉप लग्जरी होटल के ओनर को फोन किया। जैसे ही उसने मेरी सिचुएशन सुनी, उसने बिना एक सेकंड सोचे सीधा हाँ कर दिया। एंगेजमेंट वेन्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने शाओ मुचेन को ऑर्डर दिया कि शेन बुयुआन और लिन फेंगजी के सारे सबूत इकट्ठा करे, जिसमें उनके अफवाह फैलाने और एंगेजमेंट बर्बाद करने की प्लानिंग सब रिकॉर्ड हो, और वो सारे एविडेंस किंगयू को भेज दिए जाएं। सब कुछ देखने के बाद किंगयू का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने खुद ही मुझसे कहा, स्पिरिट, मैं शेन फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हूं। मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, किंगयू, इतनी जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले सामने वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आराम से डिसाइड करना। मैं जानता था उसके दिल में अभी भी अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग्स बाकी थीं। आखिर उन्होंने ही उसे पैदा किया था, उसकी परवरिश की थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ हो, लेकिन शेन बुयुआन और लिन फेंगजी ने जो कुछ किया था वो मेरी लास्ट लिमिट क्रॉस कर चुका था। मैं उन्हें दोबारा कोई चांस देने वाला नहीं था। एक हफ्ते बाद मेरी और किंगयू की एंगेजमेंट सेरेमनी फाइनली शांति से हो गई। पूरा होटल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ से हमें ब्लेसिंग्स मिल रही थीं। शेन बुयुआन और लिन फेंगजी को इनविटेशन नहीं दिया गया था, फिर भी दोनों बेशर्म बनकर होटल के गेट पर आ गए। लिन फेंगजी जमीन पर लेटकर रोना धोना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी, इसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। उधर शेन बुयुआन भी खड़ा होकर मुझे गाली देने लगा। वो चिल्लाया कि मैंने शेन फैमिली को बर्बाद कर दिया और फिर एंगेजमेंट को बिगाड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग जरूर आएंगे, इसीलिए होटल के एंट्रेंस पर पहले से ही बॉडीगार्ड्स तैनात थे। जैसे ही दोनों ने हंगामा किया, बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उन्हें पकड़कर होटल के साइड वाली एक छोटी गली में ले आए। मैंने बॉडीगार्ड से कहा, मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दे। यंग मास्टर लू ने कहा है, अगर दोबारा तमाशा किया तो सिर्फ यहां से निकाला नहीं जाएगा,
सीधा जेल भेज दिया जाएगा, या फिर तुम दोनों हमेशा के लिए गायब कर दिए जाओगे। ये सुनते ही शेन बोयुआन और लिन फेंगजी के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों चुपचाप बेइज्जती के साथ वहां से चले गए। एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं मुस्कुराकर किंगयू से बोला, ग्रेजुएशन के बाद चलो पूरी दुनिया घूमने चलते हैं। किंगयू के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने बिना सोचे तुरंत सिर हिला दिया। हम दोनों ग्रेजुएशन ट्रिप की प्लानिंग करने लगे। हम चाहते थे कि ग्रेजुएशन के बाद पूरी दुनिया साथ में ट्रैवल करें, लेकिन हम अभी प्रॉपर प्लान भी नहीं बना पाए थे कि श्याओ मुचेन एक और बुरी खबर लेकर आ गया। पता नहीं लिन फेंगजी ने कौन सा घटिया तरीका यूज किया, लेकिन उसने किसी तरह कैपिटल सिटी की हुओ फैमिली से कांटेक्ट कर लिया। हुओ फैमिली भी अपर क्लास की टॉप फैमिलीज में से एक थी। उनका बिजनेस कई इंडस्ट्रीज में फैला हुआ था और उनकी स्ट्रेंथ को कभी हल्का नहीं समझा जा सकता था। हाँ, कोर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के मामले में वो अभी भी लू फैमिली से एक लेवल नीचे थे। कई सालों से वो लू फैमिली को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते आए थे और हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। बिजनेस में भी वो चुपके से हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। मुझे गिराने के लिए लिन फेंगजी ने लू फैमिली के कुछ बिजनेस सीक्रेट्स भी हुओ फैमिली को दे दिए। उसने मेरी और किंगयू की रिलेशनशिप की कहानी को भी तोड़ मरोड़ कर सुनाया। उसने हो फैमिली के ओल्ड मास्टर से कहा कि मैं एक औरत के लिए फैमिली के इंटरेस्ट्स को इग्नोर कर रहा हूं और एक दिन मेरी वजह से लू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उसने हो फैमिली को भी भड़काया ताकि वो मेरे और लू फैमिली के बीच दरार डाल सकें और मौका देखकर हम पर अटैक कर सकें। लिन फेंगजी ने यह प्रॉमिस भी किया कि अगर हो फैमिली मेरी पावर गिरा दे तो शेन फैमिली पूरी तरह हो फैमिली के अंडर काम करेगी और हाई चेंग में उनकी चेस पीस बन जाएगी। शाओ मुचेन ने लिन फेंगजी और हो फैमिली के कॉन्टैक्ट पर्सन की फोन रिकॉर्डिंग और उसके दिए हुए सारे सो कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स सब कलेक्ट करके मेरे सामने रख दिए। मैं चुपचाप फाइल देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे जानते थे वो समझ गए मैं अपने सबसे ज्यादा गुस्से वाले मूड में था। शेन बोयुआन और लिन फेंगजी सच में मौत को इनवाइट कर रहे थे। अब तो वो हो फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चाल चल रहे थे। क्या उन्हें लगता था कि हो फैमिली उनकी हेल्प करेगी? कितनी बेवकूफी थी। हो फैमिली चाहे लू फैमिली की कंपेटिटर हो, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिट्स थीं। वो एक छोटी सी शेन फैमिली के लिए कभी भी लू फैमिली से पूरी तरह दुश्मनी नहीं लेते। और वैसे भी जो बिजनेस सीक्रेट्स लिन फेंगजी ने दिए थे वो सब मैंने खुद जानबूझकर लीक किए थे। वो सिर्फ बेकार इंफॉर्मेशन थी। असली कोर सीक्रेट्स तक उसकी पहुंच कभी थी ही नहीं। मैं तुरंत फोन उठाकर सीधा हो ज़ेनशान को कॉल लगाया। 3 रिंग के बाद कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से हंसी भरी आवाज आई, अरे लिटिल लू, आज इस बुढ़े को कैसे याद कर लिया? मैं सीधा मुद्दे पर आया। ग्रैंडपा हो, मुझे यकीन है लिन फेंगजी वाली बात आप तक पहुंच चुकी होगी। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर हो ज़ेनशान में हल्की सी सांस भरी। लिटिल लू, मुझे सब पता चल गया है। वो औरत सच में अपनी औकात भूल गई है। तुम टेंशन मत लो। हो फैमिली इतनी भी गिरी नहीं कि किसी और की मुसीबत का फायदा उठाए, और ना ही हम किसी बाहर वाले के हाथ की कठपुतली बनेंगे। बस मुझे इसी जवाब का इंतजार था। तो फिर शुक्रिया ग्रैंडपा हो, लेकिन लिन फेंगजी ने सिर्फ लू फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक ही नहीं की, उसने हमारे दोनों फैमिलीज के बीच दरार डालने की भी कोशिश की है। इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हो ज़ेनशान ने बिना झिझके जवाब दिया, बिल्कुल सही। गलती शेन फैमिली की है। तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे उन्हें हैंडल करो। हो फैमिली इस मामले में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। कॉल कट करने के बाद मैंने अपनी कनपटी दबाई। फिर शाओ मुचेन की तरफ देखकर बोला, नीचे ऑर्डर पास कर दो। शेन फैमिली की हर प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो, चाहे शेयर्स हो या फिजिकल एसेट्स। एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं शेन फैमिली का नाम हाई चेंग से हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। शाओ मुचेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। जी योंग मास्टर लू, मैं अभी अरेंजमेंट करता हूं। लू फैमिली की स्ट्रेंथ शेन फैमिली जैसे लोगों के बस की बात थी ही नहीं। सिर्फ 3 दिन के अंदर शेन फैमिली के लगभग सारे बिजनेसेस हमने खरीद लिए। जो थोड़े बहुत एसेट्स बचे थे, कैश फ्लो टूटने की वजह से वो भी बैंक्रप्सी में चले गए। सिर्फ एक रात में शेन फैमिली वाले बिल्कुल कंगाल हो गए और ऊपर से उनके सर पर करोड़ों का कर्ज आ गया। क्रेडिटर्स ने उनका जीना हराम कर दिया। मजबूर होकर दोनों मेरी कंपनी के नीचे आकर हंगामा करने लगे, लेकिन इस बार मैंने उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मैंने सीधा बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। चार्जेस थे पब्लिक डिस्टर्बेंस और कमर्शियल फ्रॉड। मैंने ऑफिशियली उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने भी बहुत जल्दी डिसीजन सुना दिया। कमर्शियल फ्रॉड के केस में शेन बोयुआन को 5 साल की जेल हुई और लिन फेंगजी को 3 साल की।
उनकी सारी प्रॉपर्टीज कर्ज चुकाने के लिए सीज कर ली गईं। किंगयू को जब कोर्ट का डिसीजन पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप मेरे सीने से लग गई। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन ये सब शेन बोएवान और लिनफिंगजी ने खुद किया है। इसमें किसी और की गलती नहीं है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। किंगयू ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। हां, मुझे तुम पर भरोसा है। जब शेन फैमिली के बर्बाद होने की खबर पूरे हाईचेंग में फैल गई, मैंने जरा भी सिंपैथी नहीं दिखाई। उनके नाम पर बची हुई सारी सीक्रेट प्रॉपर्टीज भी फ्रीज करवा दी। शेन बोएवान और लिनफिंगजी के नाम पर 1 रुपया नहीं छोड़ा, जेल के अंदर उनके खर्च के लिए भी नहीं। मैंने स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैसेज भेज दिया, इन दोनों की अच्छी तरह रिफॉर्मेशन करना। इन्हें किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। और जो लोग पहले शेन फैमिली के साथ मिले हुए थे, मैंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। शाओ लोकचेन पर्सनली टीम लेकर गया और एक एक करके सबका हिसाब चुकता कर दिया। कोई बैंकरप्ट होकर हाईचेंग छोड़ गया और कोई जेल में जाकर शेन बोएवान और लिनफिंगजी का साथी बन गया। पूरा हाईचेंग बिजनेस वर्ल्ड मैंने एक ही बार में साफ कर दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी जो लू फैमिली की अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। यहां तक कि कैपिटल सिटी के हुओ फैमिली ने भी खुद कांटेक्ट किया। उन्होंने वॉलंटरीली अपने मार्केट शेयर का एक हिस्सा छोड़ने की ऑफर दी, सिर्फ इसलिए ताकि लू फैमिली के साथ शांति बनी रहे। मैंने ना उनका ऑफर एक्सेप्ट किया न रिजेक्ट। मैंने सिर्फ शाओ मूचन से एक कहा कि उन्हें मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। हाईचेंग लू फैमिली का टेरिटरी है, यहां के रूल्स सिर्फ मैं बनाता हूं। जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसका अंजाम शेन फैमिली जैसा ही होगा।